अस्सलामुअलैकुम। पावर शो के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाजरीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, उस पर कल रात करीबन 12 बजे वोटिंग हुई, जिसके बाद इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। 3 अप्रैल को तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कुछ गैर आइनी इक़दामात उठाए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म जारी किया गया था और उन तमाम अहकामात को और उन तमाम इक़दामात को कलअदम करार दिया गया था और उनको गैर आइनी करार दिया गया था, और ये हुक्म दिया गया था कि 9 अप्रैल को वोटिंग कराई जाए। लिहाजा वोटिंग का अमल जो है वो अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक और हिदायत के बाद मुकम्मल हो चुका। कल यानी 11 अप्रैल को नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, जबकि मुत्तहिदा जमातों की तरफ से शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो स्ट्रेटजी सामने आई है अभी तक, और आज उनका पार्लिमानी इजलास भी है कुछ देर में, जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। लेकिन शेख रशीद साहब ने और फ़ारूक हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो कौमी असम्बली से तमाम लोग जो हैं, तमाम उनके जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी और इलेक्शंस की तरफ बढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा मुल्क के लिए, या 1.5 साल का जो टेन्योर है वो इन्हीं असम्बलियों के साथ पूरा करना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार है वो, और कुछ ख़राब सूरत हाल है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून खेरदास साहब, जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। खेरदास साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सरबराह पिरडेट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। खेरदास साहब, अगर पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा दे देते हैं, इकट्ठे होकर मिलकर इस्तीफे की तरफ जाते हैं, तो आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? मैं समझता हूँ कि ये वक्त गुज़र गया है। पीटीआई, ये फवाद चौधरी साहब जो भी कुछ कह रहे हैं उसका ट्वीट भी मैंने पढ़ा है, मगर बदहवास हो गए, अभी तक उसकी बदहवासी ख़त्म नहीं हुई है। और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी ने फॉर्म भी जमा करवाए प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे। तो मुझे नहीं लगता, और मेरे पास ये पीटीआई के कुछ दोस्तों से इत्तला मिली है कि उनके 80 से 90 मेंबरान जो है ना, उन्होंने जवाब दे दिया था इस्तीफ़ा देने के बाद। तो ये ऑप्शन उनके पास अब ये भी ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई तितर बितर हो चुकी है। पीटीआई के पास अपने सफ़ों में वो लोग सारे छोड़ने के लिए अभी जो बैठे हैं वो भी तैयार है। तो मैं नहीं समझता कि करके देखेगा इमरान खान, उसको उसमें भी नाकामी होगी। अब इनके पास कोई बाल नहीं बचा है और ना कोई ऑप्शन बचा है। इनको बाद ऑप्शन एक ही है कि अपोजिशन के सीटों पे आके बैठे और देखें। आप कल शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि हम कोई सियासी ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे, जो उसका कहने का मकसद था जिस तरह इमरान खान ने लिया। कानून और इंसाफ अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो इन्होंने 4.25 साल पाकिस्तान को बर्बाद किए, ये हमें मौका दे, हम अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। शहबाज शरीफ साहब मंझे हुए एक वज़ीर आला रहे हैं, और इंशाल्लाह वो खादमे पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। वो अपनी कारकर्दगी करें। जो इनकी अपोजिशन की जायज़ तनकीद हो वो जाके आके अपोजिशन की वो सीटों पे करें। यही इनके पास रास्ता है, और यही जमहूरियत कहती है, यही पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है। तो मैं समझता हूँ बाकी ये इस तरह के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, अब ये खेल इनका ख़त्म हो चुका है। इनकी झूठ, इनकी नालायकियाँ, इनके जो बयानात सब दफन हो चुके हैं। सब वो जो मतलब जो ये कुछ दावाएं हैं वो सब झूठे थे। तो मैं समझता हूँ ऐसी बातें करना, फवाद चौधरी एक इंतशार तो फैला सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ये इस तरह करे। वो खुद भी कभी पीपल्स पार्टी की, कल मैं देख रहा था बेंचों की तरफ जा रहा था, कभी पीएमएलएन के लीडरों के पास आके मुलाकातें कर रहा था। वो तो खुद भी भागने के लिए तैयार है। तो ऐसे जो लोग हैं, इन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया, और इमरान खान वैसे ही
खुद भी एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी सियासत को भी तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह कर दिया, सियासी इक़दार तबाह कर दिए। अभी भी आप देखें कि इन्होंने कॉल दिए, देख लेना कि पाकिस्तान के कितने लोग इनके लिए निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ इनका ये खेल ख़त्म हो चुका है। अब ये मज़ीद कौम और मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता इस किस्म की बातें। सही। फैसल करीम कुंडी साहब अब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदार साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर कल जिस तरह से एहतजाज की कॉल दी गई है, अगर इस तरह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं और अभी जो आपने हुकूमत में आना है ऑब्वियसली, और जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, तो अगर ये मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ चले जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा? पीटीआई ने डेफिनेटली कॉल दी है एहतजाज की। कल भी उन्होंने कॉल दी थी और आपने देखा कि क्या हुआ, और उससे पहले भी उन्होंने जश्न मनाने की कॉल दी थी। और अब वो चीज़ें नहीं होनी जो माजी में हुई हैं। अब वो देखें, बिल्कुल कॉल दें, उनका अपना जमहूरी हक है। पता चल जाए कल पाकिस्तान की आवाम को कि इनके साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने नहीं हैं। अब वो देते रहें कॉलें जो भी हैं, वो उनका अपना जमहूरी हक है। एहतजाज करें, किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं? कि उनको हुकूमत से हटाया गया, क्या उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है? देखिए, अलाइज जमातें थी जो इनके साथ इत्तेहादी थी। 2008 में ये जमातें तकरीबन हमारे साथ इत्तेहादी थी। फिर इक्का दुक्का जमातें PMLN के साथ इत्तेहादी थी। आज इनके अपने इत्तेहादी इनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये इत्तेहादी इनको छोड़ के चले गए, उसमें किसके खिलाफ कॉल दे रहे हैं? क्यों इनके इत्तेहादी छोड़ के चले गए? अगर ये अपने इत्तेहादियों को अच्छी तरीके से चलाते तो आज इनको छोड़ के ना जाते। इनके अपने जो लोग हैं, 24-25 लोग जो इनके अपने पार्टी के हैं, वो भी इनको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन हमने कल उनसे वोट नहीं कास्ट कराया। हमने सिर्फ अपोजिशन की जमातों और उनकी इत्तेहादी जमातों से वोट कास्ट कराया, और उसको जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, आइन के दायरे में रहते हुए हमने उसको जो है अदम एतमाद के जरिए ख़त्म करवाया। सही। तो फैसल करीम कुंडी साहब, आज हमने एक देखा कमरे में जो शाह महमूद कुरैशी हुई, वो क्या मामला था? सॉरी, दोबारा रिपीट करें, ठीक हो रही है बस। मैं ये कह रही हूँ कि जो एक वीडियो सामने आई है जिसमें एक कमरे में जो शाह महमूद कुरैशी और एहसन इकबाल हैं, वो उनमें कुछ जो है वो तल्ख कलामी का तबादला हुआ है, तल्ख कलामी वाले जुमलों का तबादला हुआ है। क्या मामला था? में वो शायद अपना सेक्रेटरी के कमरे में शायद में भी, मुझे भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं है, उसमें आज वो जब नॉमिनेशन पेपर जमा करा रहे थे। देखें, हमने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए। शाह महमूद साहब को बड़ा शौक है वज़ीर आज़म बनने का। वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो अपने साथ कल से ये लिख सकते हैं कि साहब उम्मीदवार वज़ीर आज़म है। ठीक है, तो ये हो सकता है उनके साथ। और वो अब बोखलाहट के शिकार हैं। कल आपने उनकी स्पीच सुनी, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की, वो एक वज़ीर ख़ारिजा की या शाह महमूद बंदे की स्टेचर की स्पीच नहीं थी, वो मुराद सईद लेवल की स्पीच थी। वो मुराद सईद बनना चाहते हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर लें वो मुराद सईद नहीं बन सकते। लिहाजा जो उनका जो है वो उनका जो गुस्सा है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसने वज़ीर आज़म के ख्वाब देखे थे, वो सारे चकनाचूर हो गए। तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो कहीं ना कहीं उतरना है। जैसे कल स्पीकर ने अपना गुस्सा जो है एक मीडिया के लोगों पे उतारा, उनको मतलब है गालियाँ बकने शुरू कर दी। तो ये फ्रस्ट्रेटेड, अभी 2-4 दिन बाद देखेंगे इनके साथ क्या होता है। अभी तो ताज़ा चीज़ें हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। सही। आपके ख्याल में जो है वो लोग एहतजाज की कॉल के बावजूद जो है वो नहीं निकलेंगे? खेलदार साहब, आप भी यही समझते हैं कि अगरचे इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया था और इशा के बाद जो है आज की इतवार की यानी कि जो है उन्होंने कॉल दी थी, उन्होंने कहा था कि इशा के बाद आप घरों से बाहर निकले, आप समझते हैं कि लोग इतने सड़कों पर आएंगे PTI की सपोर्ट के लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो काफी तबसरे जोरों शोर से जारी हैं। जैसे बनी, इन्होंने 3 कॉलें दी। पहले दिन उन्होंने कहा कि आप आएँ, डी चौक पे निकलें, पूरी कौम निकले। मैं समझता हूँ 8 लोग थे, एक वैन में आए थे, रेड जोन में आने की कोशिश की, वहाँ पे फ़ोटो सेशन करके सेल्फियाँ निकाल के 8 लोग चले गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने डी चौक पे जलसे का ऐलान किया, वहाँ पे भी 100 से 200 लोग थे। वो जलसा भी वहाँ इमरान खान को खुद आके खिताब करना था वज़ीर आज़म को, वो नहीं कर सके। फिर एक कॉल उन्होंने F9 मरकज़ में दी, वहाँ पे भी लोग नहीं आए।
आज उन्होंने, मैं आपके तवज्जुह से मज़म्मत करता हूँ, इमरान खान के हवारियों और गुंडों ने लंदन में हमारे कायद नवाज शरीफ के बाहर घर पे एहतजाज किया है। मैं इमरान खान को ये वार्न करना चाहता हूँ कि ये अगर आप हमारे घरों पे आप हमला करेंगे तो हमें भी एड्रेस पता है, जमामा की भी पता है, हमें आपके घर की भी एड्रेस पता है, हमारे वर्कर भी फिर कल वो नहीं संभल से। ये सियासत अब दफन करनी चाहिए। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कल जो तकरीर की है, आप इस मुल्क के खातिर, मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए आएँ और आवाम के लिए आप अपनी तनकीद ज़रूर करें। अगर हमारे लीडरशिप, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत अगर कोई डिलीवर नहीं करती, बात करें, मगर अब आपके कहने पे लोग नहीं निकलेंगे। लोग इसलिए नहीं निकलेंगे कि पौने 4 साल आपने जितना झूठ बोला, कारकर्दगी कुछ नहीं दिखाई। आप किस बेस पे आवाम को ये कह रहे हैं? आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सड़कों पे कुछ हो, मगर लोग वो नहीं आएंगे। कुछ चंद लोग जो उंगलियों पे गिनने जैसे तो निकल सकते हैं, मगर ये रवायात अब ख़त्म होनी चाहिए, ये रवायात दफन होनी चाहिए। हमने माजी में भी, हमने पीपल्स पार्टी ने गलतियाँ की, हमने COT साइन किया, तो वक्त आ गया है कि इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ ये इमरान खान को अब जो कुछ इन 3-4 दिनों में इन्होंने किया है, थोड़ी बहुत भी जो इसको सपोर्ट थी वो उसकी ख़त्म हो गई। आप एक हफ्ता पहले कह रहे थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, कल पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया है, लोग शुक्राने की जुम्मे को नमाज़ें अदा की है, लोग इतना खुश हैं, आतिशबाजियाँ हुई है, मिठाइयाँ तकसीम, आम आदमी खुश है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ इनकी काल पे कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान को चाहिए कि अब वो ज़िद और तकब्बुर को, जिस तरह उनको अल्लाह ने जो उसको सब रास्ते दिखाएं, अब ये खामोश होकर बैठ जाए और अल्लाह अल्लाह करे। अब ये सियासत नहीं चलेगी, इस तरह नहीं कर सकते कि आप आके सड़कों पे, लोग आपको सपोर्ट ही नहीं है तो किस सूरत में आप आएंगे? हाँ चलो, अगर पहले आपको अल्लाह ने मौका दिया, लोग आपको सपोर्ट भी की, थोड़ी बहुत आपको मुसलत किया गया कौम पे, आपने पौने 4 साल में कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। आपने एक ईंट तरक्की की रखी हो सिवाय उस गांव में जो सड़क बनी है फराह नामी खातून के, और तो हमने कोई पाकिस्तान में तरक्की नहीं देखी। एक सड़क बनवाई है आपने, और वो जो भी करप्शन आप लोगों ने की है, या जो जिस तरह आपने, जी सवाल रिपीट करें। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो जलसे किए थे अभी लास्ट तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, वो काफ़ी उनके साथ थे, काफ़ी बड़े जलसे थे, और अगर आप उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे तो ये जमहूरियत के खिलाफ हो जाएगा। 10 लाख लोग मैं लेके आऊँगा। आपने देखा तमाम जो बताया गया, जो रिपोर्ट्स आई, मीडिया ने बताया, 15 से 20 हज़ार लोग थे उस जलसे में। और मैं समझता हूँ ऐसी कोई जगह नहीं है इस्लामाबाद में जहाँ 10 लाख लोग आ सके। वहाँ पे इतनी जगह थी जहाँ 25,000 लोग आ सकते थे, वो भी आपने देख लिया। मैं समझता हूँ इमरान खान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, उसकी पॉलिसीज़ को, उसकी कारकर्दगी को अवाम जान चुकी है। अब ये खेल, अब मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मज़ीद नहीं चल सकेगा। आप पौने 4 साल में अगर कुछ करते तो आपके लिए अवाम भी निकलती। आप वक्त का इंतज़ार कीजिए और अपनी सियासत को, जो जिस तरह की ये सियासत है, इसको अगर रिव्यू करें तो हो सकता है कल आप इलेक्शन में आपको मेंबरान मिले, मगर अब तो टिकट लेने वाले भी आपको कोई नहीं होगा। और आप इस्तीफ़ाओं की जो मैंने बात की, लोग इनको इस्तीफ़ा देने के लिए भी तैयार नहीं, अपने लोग। तो अब ये जब पार्टी के अंदर लोग टूट चुके हैं, पंजाब में सारे लोग इसको छोड़ चुके हैं, तो कौन लोग इसको सपोर्ट करेंगे? इलेक्शन तो ज़ाहिर ग्राउंड पे यही होगा, अगर कैंडिडेट होगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना। तो ये इस किस्म की अब ख्वाब देखना छोड़ दे कि मैं ट्यूट करूंगा और अवाम पाकिस्तान का समंदर की तरह निकलेगी। अगर निकलना होता तो इस दिन इन्होंने 3-4 कालें दिए, लोग नहीं निकले। निकलने वाले लोग आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कॉल दी थी, 10 मिनट में पूरा पाकिस्तान बंद होना शुरू हो गया था, अवाम उनके साथ थी। तो ये इसके साथ अवाम नहीं है। अवाम आपने देखा मरियम नवाज़ साहिबा लाहौर से निकली, हमजा शहबाज साहब कैसे निकली थी, अवाम पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च में निकली थी। तो इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है, क्यों उनके लिए अवाम निकलेगी? अब मुझे एक ब्रेक का कहा जा, वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब ने। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अहमद बिलाल साहब, इलेक्शन के लिए अब 7 माह का वक्त मांगा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन अगर कल कौमी असम्बली से अगर पीटीआई इस्तीफा दे देती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या हम इलेक्शन के लिए तैयार होंगे या अक्टूबर तक हमें वेट करना पड़ेगा? पीटीआई के इस्तीफा दे देना सियासी तौर पे एक मेजर डेवलपमेंट होगी, लेकिन कानूनी तौर पे उसके लिए इंतखाब कराने की कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इस्तीफा दे दें तो अब इलेक्शन कराना ज़रूरी हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो खाली नशिस्तें होंगी, अव्वल तो उसके ऊपर स्पीकर जो भी बनेंगे वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। और आपको याद होगा कि 2017 में भी जब पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया था तो कई महीनों तक स्पीकर साहब उन इस्तीफों के ऊपर गौर करते रहे थे और वो इस्तीफे पेंडिंग रहे थे, बिलाखिर वापस हो गए थे। तो अब भी स्पीकर एक तो ये कर सकते हैं कि उसको पेंडिंग रख के काफ़ी देर टालते रहें, और फिर अगर फर्ज करें उनके लिए इस्तीफे मंजूर भी हो जाए तो बाई इलेक्शन हो जाए। ये दुरुस्त है कि इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन होना इटसेल्फ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक अच्छी चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन कानून में कोई लाजिम नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में अगर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं? जी बिल्कुल बेहतर यही है, लेकिन उसमें एक मजबूरी तो ये है कि वो 4 माह के बाद ही असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बता चुका है कि वो 7 महीने उनको चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, 4 महीने डिमार्केशन के लिए और 3 महीने बाकी इंतजामात के लिए। तो जब ये मालूम हो चुका है तो फिर ये 4 महीने तो इनको लग जाएंगे। और फिर ये खुद भी चाहते हैं कि चंद इंतखाबी कवानीन में जो कि नारवा तरामीम की गई थी इस सेंस में कि उसमें कोई इत्तफाक राय नहीं था, उनको किसी हद तक दुरुस्त कर लें। तो जो ये करना चाहते हैं उसके लिए भी 4 माह दरकार होंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को भी होंगे। तो बेहतर यही है कि 4 महीने के बाद कर लें। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है वो ये कि क्या सूबाई असम्बलियाँ अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए तैयार हैं उसी टाइम पे जिस टाइम पे कौमी असम्बली करेगी? अगर वो तैयार नहीं होंगी तो फिर एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगी। कानूनी तौर पे तो ये मुमकिन है, लेकिन आप अमलन आप देख लीजिएगा, अगर सूबों में हुकूमतें कायम होंगी तो वहाँ पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या फेयर इलेक्शन हो सकेंगे? एक अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ये भी एक उलझन है। तो इसलिए बेहतर है कोई ऐसा इत्तफाक राय पैदा हो कि तमाम सूबाई असम्बलियाँ भी तैयार हों अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि इकट्ठे इलेक्शन हो जैसे पिछले कई सालों से होते आए। सही। खेलदास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास साहब, इत्तफाक राय अगर नहीं होता, वैसे तो उम्मीद है कि जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन, अब तो अपोजिशन में नहीं रही ऑब्वियसली, लेकिन जो मुत्तहिदा जमातें हैं वो किसी ना किसी हद तक जो है वो कंसेंसस करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो इस वक्त पीटीआई का रवैया नज़र आ रहा है, वो लग नहीं रहा कि वो आपके साथ जो है वो बैठेंगे और आपके साथ अगले जो तमाम मामलात जो है उन पर इत्तफाक राय हो सकेगा। तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है? देखिए, मैं अहमद साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ। हमारी बिल्कुल पहली कोशिश ये होगी कि हम जो इलेक्शन इस्लाहत हैं उसमें जो वो ज़रूर उस पर हम आगे बढ़ेंगे और इस्लाहत हम करेंगे। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये हमारा नैरेटिव भी रहा है और हमारी जद्दोजहद भी रही है। और 4 सालों से हम कह रहे हैं, जो 2018 में कुछ हुआ उससे बड़ा नुकसान हुआ है इस मुल्क को। हमने जो एतराज़ात उठाए, हमने कहा कि ये सिलेक्टेड है और नाअहल भी है, तो देखना इस मुल्क ने कीमत अदा की है उसकी, इस मुल्क की मईशत ने भी कीमत अदा की है। हम चाहते हैं कि जो भी अवाम के फ़ैसला हो, जो अवाम के वोट से आए, वो आके इक़्तिदार संभाले। उसी को मैंडेट है तमाम पॉलिसीज़ का, उसकी मुल्क को आगे बढ़ाने का। तो हमारी कोशिश बिल्कुल यही है कि हम पहले मरहले में इस्लाहत करें और हम तमाम मुत्तहिदा जो अपोजिशन थी कल, आज हम हुकूमत में इंशाल्लाह कल से होंगे। तो जो अपोजिशन होगी हम उनको भी दावत देंगे कि आए इस इस्लाहत के लिए हमसे बैठें और मिलकर हम ऐसी इस्लाहत करेंगे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई उस पर एतराज़ ना उठे। 2013 पे इन्होंने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया। फिर 2018 में जो हमने एतराज़ किया था वो हमारा एतराज़ ठीक था।
तो हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाएं, तो ये फ़ैसला आने वाले दिनों में नज़र आएगा आपको। बाकी हमारी पूरी कोशिश होगी, जो इन्होंने गलतियां की है हम वो उस गलतियों का सद्भाव करें, और उनको जो इन्होंने नुकसान दिया है मुल्क को, हम उस नुकसान को वापस रिकवरी की तरफ ले जाएं, और आइंदा जो भी इलेक्टेड हुकूमत होगी, जो अवाम का मैंडेट होगा, वो ज़ाहिर आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की अवाम, जो कल मैं फ़ीडबैक देख रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ को जिस तरह समझते हैं कि ये इसने पंजाब को भी बनाया, ये पाकिस्तान को बनाएगा, इस पूरे बहरान से इस मुल्क को निकालेगा, तो इंशाल्लाह हमें अवाम आगे भी जब इलेक्शन होगा, जिस वक्त भी होगा, तो हमें मौका देगी, तो हम बिल्कुल मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे, मुल्क में अवाम की हक़ हाकिमियत को जो असल रूह के मुताबिक इस मुल्क को आगे चलाएंगे। सही। अहमद बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ऐसे में कि अगर पीटीआई नहीं मानती है, इत्तेफाक राय नहीं होता, वो नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो मुहिम भी चला रही है, तो नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा या 1.5 साल जो है वो वेट करना चाहिए? की तरफ बढ़े, क्योंकि पॉलिटिकल जो रेजोल्यूशन है वो इंतखाबात के जरिए से ही होगा, लेकिन उसके लिए बस वही इलेक्शन कमीशन की जो कंस्ट्रेंट है उसको मद्देनजर रखें, और उसकी लिमिट में रहते हुए जितनी जल्द इलेक्शन हो सके वही बेहतर होगा। 1.5 साल तक इसको आगे चलाना वो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सूबाई असम्बलियाँ भी तैयार हों इस 4 माह के बाद इलेक्शन करवाने के लिए। सही, सूबाई असम्बलियाँ तैयार हों, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि सिंध में जो है वो चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब जब ये मुत्तहिदा जमातों में शामिल हैं, ये पंजाब में जो है वैसे तो पीटीआई की थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 202 के करीब दावा कर रही है मुत्तहिदा अपोजिशन कि उन्होंने जो है वो अपनी हिमायत में अरकान जो है वो कर ली हैं। तो अगर ये मामलात इस तरह से करके होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सूबाई असम्बली है उनको भी डिज़ोल्व करने में कोई जो है वो दो राय नहीं रहेगी। तो उसके बाद क्या सेटअप होगा अहमद बिलाल साहब? तो फौरी हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, निगरान सेटअप कब आएगा और वो कितना अरसा के लिए रहेगा? देखिए, ये मुझे तो शक है कि सूबाई असम्बलियाँ इतनी जल्दी, सूबाई हुकूमतें इतनी जल्दी मान जाएंगी अपने 1.5 साल को फोरगो करने के लिए। ख़ासतौर पे आप देखिए पंजाब में जो हुकूमत आएगी वो तो नया वज़ीर आला ही आएगा, वो चाहेगा कि वो 1.5 साल हुकूमत तो करे, कुछ उसकी अपना एक मकाम बनाए अगले इलेक्शन से पहले। और सिंध में भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी अपना 1.5 साल क्यों ज़ाया करेगी, तो इसलिए ये मुश्किल लगता है। लेकिन आइंदा आने वाले 4 सालों में यही इम्तिहान होगा हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, कि वो किस तरह से कोई इत्तफाक राय पैदा करती है इस सारे काम में, ताकि वो इकट्ठा इलेक्शन हो सके। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि पीटीआई के पहले भी गुफ्तो शनीदियाँ नहीं करती रही इनके साथ जब वो गवर्नमेंट में थे, और अब अपोजिशन में है, तो अब भी पता नहीं उनका क्या मूड होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी जमहूरियत के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए। सही, बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये हमारी जमहूरियत के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी। बिलाल साहब, खिलदार साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, ख़त वाला जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस वक्त के। इमरान खान जो है वो कल जाते हुए भी कह रहे थे कि ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए, और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी इसकी कॉपी भिजवाई है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इसकी कॉपी भिजवाई है। इस पर बात कर लेते हैं खिलदास साहब से। खिलदास साहब, अगर कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लेते हैं, तो क्या जो ये ख़त वाला मामला है इसको सीरियसली देखेंगे, टेकअप करेंगे? देखें, ये एक इमरान खान झूठ का मुजाहरा कर रहे थे। मैं समझता हूँ वो 27 तारीख से इन्होंने ये नया ड्रामा शुरू किया हुआ था। अगर इस तरह ख़त में कोई बात होती, उसके मिनट भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे,
اور اس کی جو اعلامیہ تھا اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں وہ الزام جو لگا رہا تھا کہ اپوزیشن کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ ایسی جو باتیں انہوں نے جلسے میں کی، جو بعد میں وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جھوٹ تھا اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگرچہ ایسی کوئی بات ہوتی، سپریم کورٹ ایک میں سمجھتا ہوں جو بڑا فیصلہ دیا ہے یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں فیصلہ آرٹیکل 5 پہ نہیں دیا ہے انہوں نے، وہ اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے. تو آرٹیکل 5 والا جو مطلب معاملہ تھا، جو خط والا معاملہ تھا، وہ تو کل بھجوایا گیا ہے. اسد کیسر صاحب کو بھی وہ جو خط ہے وہ کل ملا ہے، جو انہوں نے جب وہ ریزگنیشن دے رہے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ دکھایا تھا کہ یہ اب جو ہے یہ مجھے موصول ہوا ہے اور اب میں نے دیکھا ہے تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. تو کیا واقعتاً اگر یہ سیریس معاملہ ہے تو آپ کو بھی اس کو دیکھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف یہی سوچتے رہ جائیں کہ شاید وہ جھوٹ ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے. تو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ عمران خان کے کہنے پہ کوئی غدار ہو جائے، کوئی ان کے الزام سے، تو یہ تو پھر کل کوئی بھی کسی پہ الزام لگا سکتا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو ہمارے جو ادارے تھے اس میٹنگ میں سربراہان جو وہ بھی اس میں تھے. ملک سے بڑھ کے سب کے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، پھر بعد میں دوسری چیزیں سیاست ہے. تو یہ میں بار بار اور ہم نے وہ ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹ تھا. ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اس کو سیاست کے نظر کرنے کی کوشش کی. اس طرح نہیں ہوتا ہے. اس طرح انہوں نے جاتے جاتے معیشت تو ملک کی تباہ کی، مگر وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو بھی اس نے داؤ پہ لگا دیا. تو انشاءاللہ یہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے ہم ان کو سب معاملات کو ٹھیک کریں گے. اس ملک کی خارجہ پالیسی، اس ملک کے معیشت، جو بھی چیلنجز ہمیں ہیں. اور جو میں استعفاؤں کے بعد میں ایک رہ گیا تھا، احمد صاحب نے بھی کہا 2014 میں انہوں نے استعفیٰ نام کے طور پہ دی، مگر اس کے پریولیج وہ لیتے رہے اور جب ٹائم آیا وہ واپس ہو گئے، استعفیٰ نہیں دی. اگر ان کو ابھی بھی اگر وہ استعفاؤں کی بات، پہلے وہ KPK کی صوبائی حکومت توڑتے، پھر پنجاب کا موقع تھا ان کے پاس وہ توڑتے، پھر جا کے یہ سارے معاملات کرتے. عمران خان کا جو ہم نے دیکھا، جتنے حرص اقتدار کا، کرسی کا، پاور کا جتنا عمران خان کو ہے، شاید پاکستان میں کوئی ایسا حکمران یا سیاستدان پیدا ہوا. میں سمجھتا ہوں اس نے آخری حد تک گیا اور کرسی سے چمٹا رہا. یہ اتنا ہی سیاست کا حرص، اتنا اقتدار کا حرص، لالچ جتنی عمران خان میں ہم نے دیکھی، قوم نے دیکھی. اسی وجہ سے اس کا جو گراف ان دنوں میں جتنا تھوڑا بہت بھی تھا وہ سب گر چکا ہے. وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے حرص اور ان کی لالچ اور ان کے اقتدار کا نشہ جو تھا وہ اترا ہے. اب ان کو پتہ لگے گا. یہ باتیں کرنا، کسی پہ الزام لگانا، غداری کی فتوائیں جاری کرنا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں یہ قوم باشعور ہے. اتنی نہیں ہے کہ عمران خان کے ان جھوٹے بیانات اور الزامات میں آ جائے. صحیح. احمد بلال صاحب، سوشل میڈیا پر اس وقت کئی آراء آ رہی ہیں، مختلف آراء موجود ہیں. کچھ عمران خان کے ساتھ جو ہے اظہار افسوس کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو جنرلی ایک مین تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آئین شکنی کی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں نظر آتا ہے. یہ ایک بڑا تاثر نظر آ رہا ہے. تو کیا ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے جو 3 اپریل کو اٹھائے گئے، اس پر ان کو کوئی قانونی سزا ہو سکتی ہے؟ احمد بلال صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صحیح. کھیل داس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. احمد بلال صاحب، آپ نے ابھی بہت سارے مسائل گنوائے. آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ بہت خراب ہے اور ڈالر والا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد پیٹرول اور مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. اوورال جو عام آدمی کا مسئلہ ہے، تو کیا اس وقت اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو آپ یہ فوراً سے عوام کو ریلیف دیں گے؟ آپ اپنا اتنا ہوم ورک کر کے آئے ہیں کہ جو جتنے بھی اقدامات جو ایسے اٹھائے گئے ہیں کہ جو عوام مخالف تھے آپ سمجھتے ہیں، آپ عوام کو ریلیف دیں گے؟ عثمان، دیکھیں 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تھی تب بھی پاکستان کی جو معیشت تھی ٹھیک نہیں تھی. دہشت گردی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، اتنے بڑے چیلنجز تھے. مگر آپ نے دیکھا نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے یہ کیا، ماضی کے انہوں نے آتے ہوئے اپنا کام شروع کیا اور اس نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، معیشت کو بہتر کیا.
तो हमारे लिए इस वक्त भी बड़े चैलेंज ये छोड़ के गए हैं इस हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। मगर मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह उन्होंने पंजाब में काम किया है, वो जिस तरह उस पर अहलियत है, तो वो इस मुल्क को कोशिश करेगा। वक्त बहुत कम है, मसाइल बहुत पहले तो 5 साल का अरसा था 2013 से 2018 का आपके पास। जी और जी, मैं यही कह रहा हूँ का देखा जाए तो 10 साल का टेन्योर था। मैं यही लंबा अरसा था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तक कहीं ना कहीं अवाम को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे तो आप एक तासुर कायम करने में अवाम में कि भाई आप रिलीफ दे सकते हैं वर्सेस इमरान खान हुकूमत, तो वो आप अपना एक वो बिल्ड एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? देखें, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हमारे हक में, आपने देखा कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, पाकिस्तान के अवाम में खुशी की लहर आ गई है और पाकिस्तान के अवाम को होप है, और मुझे और आपको भी ये होप रखनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब इन चैलेंज के निपटने के लिए उसमें सलाहियत मौजूद है। वक्त कम है, 1.5 साल का वक्त है, उसमें कितने वक्त हम समझते हैं कि कब इलेक्शन हो रहा है। हम हमारे पास पहला मैंडेट ये इस्लाहत करें। और सही, आप समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कम वक्त में भी जो है वो काफी अवाम को रिलीफ देने के लिए शहबाज शरीफ साहब 1 साल में मेट्रो बस उन्होंने वादे किए थे अपनी तकरीर में। शहबाज शरीफ साहब ने 6 महीने में ऐसे काम भी पंजाब में किए, 1 साल में मेट्रो भी बनाया, ऑरेंज ट्रेन भी बनाया, बड़े काम किए। मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब के पास इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को एक लाइन ट्रैक पे लेके आएंगे। ठीक, अहमद बिलाल साहब से एक आखिरी सवाल लेना चाह रही हूँ। अहमद बिलाल साहब, जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ आराएं, एक तासुर ये भी है कि इमरान खान ने आइन शिकनी की है और इसका सबूत जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया तो एक जो एस्टेब्लिश फैक्ट भी बन गया। तो क्या उनके जो 3 अप्रैल के गैर आइनी इकदाम थे उनके खिलाफ कोई उन पर गैर कानूनी कानूनी जो है वो कार्रवाई हो सकती है? जी हो सकती है, मेरे ख्याल में तो होनी भी चाहिए। मैं इमरान खान साहब के बारे में तो डायरेक्टली नहीं कहता, उसको इस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो उस दिन रूलिंग दी थी वो ऐसा नहीं था कि एक अलग जजमेंट था, वो तो प्री प्लान था। वो उन्होंने एक आते ही फवाद चौधरी साहब को फ्लोर दिया, उनसे जो बात थी वो भी तैयार होकर आए हुए थे, लिखा हुआ कागज पढ़ा, फिर फौरन ही उन्होंने भी जेब से डिप्टी स्पीकर साहब ने कागज पढ़ा। तो इसका मतलब है वो सब कुछ तैयारी करके आए थे ना, प्लान करके। तो इसी को कहते हैं कि आपने आइन के खिलाफ साजिश की है, तो कम से कम इसका नोटिस लिया जाना और इसके ऊपर सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आइंदा आने वाले दिनों में लोगों का हौसला बढ़ जाएगा कि वो आइन के इस तरह से लाइटली लें और उसके खिलाफ अपने गैर आइनी इक़दाम करें। तो ये कोई आइन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। अहमद बिलाल साहब, क्या कल जो सारा प्रोसीजर हुआ हमारे सामने, उसके बाद आप समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है? ये तो अब कोई पब्लिक ओपिनियन सर्वे होगा तो पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, इसलिए कि इस तरह के इक़दाम से कुछ उनके कम से कम जो हामी हैं वो तो ज्यादा एक्टिवेट हुए, लेकिन पब्लिक में क्या असर हुआ है, क्योंकि पब्लिक में तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बहुत मेरे ख्याल नुकसानदेह है पीटीआई के लिए। तो उससे आम पब्लिक में जो डाई हार्ड सपोर्टर्स नहीं है पीटीआई के, उनके ऊपर क्या असर हुआ है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनमें से काफ़ी लोग इस बात से मायूस हुए होंगे कि पीटीआई ने ये खिलाफ कानून हरकत की है, लेकिन उनके हामियों के अंदर तो बहुत एकदम जोश और जज्बा पैदा हो गया। तो ये अब पब्लिक ओपिनियन हामी बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त सामने आए हैं। अहमद बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। खेलदास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, वक्त खत्म हुआ चाहता है प्रोग्राम का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़।